लगभग 1.5 महीने से मेरा लगातार कोई ना कोई कारण से गुजरात आने का मौका मिला है। जैसा आपने ठीक फरमाया, पाटन और पाटन में तो ग्रामीण क्षेत्र, खेडूतों के बीच में चर्चा, विचार विमर्श, साथ ही साथ सोमनाथ, जूनागढ़, उस इलाके में भी काफ़ी जाने का मौका मिला। यात्रा जब निकली थी तो यात्रा के साथ भी मुझे लगभग छोटी छोटी इलाकों तक पहुंचने का एक सौभाग्य मिला। सूरत हो, राजकोट हो, वडोदरा हो, अहमदाबाद हो, जहां जहां पे एक सेंस, जो पल्स देखने को मिली, वास्तव में कोई मैदान में सामने दिख ही नहीं रहा था। आखिर एक चुनावी माहौल में दिखती है कि दूसरी पार्टियां भी है, पार्टी का कुछ प्रचार चल रहा है, पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता दिखते हैं, झंडे दिखते हैं, गाड़ियां दिखती हैं, कोई कार्यालय दिखते हैं जब आप सड़कों पे भी जा रहे हो। मेरे को तो ताज्जुब ये हुआ कि मुझे कोई ऐसा पल्स नहीं दिखा कि कोई मैदान में संघर्ष चल रहा है। हो सकता है कि उनका चुनावी दौरा शुरू होने में उनको विलंब हुई हो, लेकिन हाल में ही मैं सूरत में था। सूरत में तो ऐसा माहौल देखा कि 16 की 16 सीटें लगभग एक तरफा बीजेपी के साथ आशीर्वाद देंगी और शायद चुनाव का मार्जिन ऐसा होगा कि हमने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा। तो ये बड़ा विचित्र चुनाव है। इस चुनाव में वास्तव में कोई टक्कर पे दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो दावा है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रहे हैं और रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग परसेंटेज पाने जा रहे हैं। ये दौरा हमने उनसे उत्तराखंड में भी देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। ये दौरा करने में तो आपके मंच पे आके या कोई 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरा करने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो दौरा करना तो बड़ा आसान है। मैं समझता हूँ वास्तव स्थिति ये है कि एक कागजी नेता बनके सिर्फ अनाप शनाप प्रॉमिसेस करना, जो लगभग गुजरात की समझदार जनता समझती है कि असंभव से है, और दिल्ली के एक शहर को चलाना, एक इट्स ए सिटी स्टेट आफ्टर ऑल, एक सिटी स्टेट को चलाना और उसमें एक तरफा ही रेवेन्यू आना है जिसमें कोई खर्चे तो है नहीं। खर्चे पूरी केंद्र सरकार दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर देने में लगाती है, सेंट्रल दिल्ली एनडीएमसी एरिया में लगाती है, कॉरपोरेशन अपना काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से एक फेल्ड मॉडल लेके वो गुजरात आए, पर गुजरात के लोग इतने समझदार हैं, लोगों की इतनी सूझबूझ है कि उनको भ्रमित करना इतना आसान नहीं है। गारंटी की बात लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने गारंटियां दी है, उनका ये दावा है कि कहीं ना कहीं इस गारंटी की जरूरत है गुजरात को और गुजरात इसी वजह से उनको वोट करेगा। और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल खुद उनकी सीटें कितनी आएगी, वोटिंग परसेंटेज क्या होगा, वो सबको हम मीडिया को लिख कर दे रहे हैं। नहीं तो लिख के देंगे तो अच्छी बात है। वो पुराने कागज निकाल लो जो उत्तर प्रदेश में लिख के दिए थे, जो उत्तराखंड में लिख के दिए थे। जब केंद्र में चुनाव आया तब भी तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। 2014 में भी किए थे, 2019 में भी किए थे। एक समय पे तो मीडिया को भी लगने लगा था कि शायद बड़ा चमत्कारी रिजल्ट आएगा। दोनों चुनाव में साफ हो गए, 14 में भी, 19 में भी। अब उत्तर प्रदेश में जो भी उन्होंने गारंटियां दी, जो भी लिख के पत्रकारों को लिख के छोड़ के गए, और वो जो नाटक होता है कि लाओ भाई कागज लाओ, मैं अभी यहाँ लिख के दे रहा हूँ, इन सब से चुनावी राजनीति नहीं होती है। चुनावी राजनीति गली गली घूम के जनता का आशीर्वाद लेना पड़ता है। चुनावी राजनीति में अपने को हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का खून पसीना और संघर्ष होता है। चुनावी राजनीति में वर्षों वर्षों का सेवा किया हुआ काम लोग सामने देखते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो मेरा मानना है कि, और इस प्रकार की गारंटीज, अब कहना कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन फ्री होगी, अब उनको यहाँ तक ये भी नहीं मालूम है कि गुजरात में 50 साल से प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। उनका कहना कि यहाँ पे मैं हेल्थ केयर फ्री दूंगा, उनको ये ध्यान में नहीं है कि 50 करोड़ लोगों को मोदी जी हेल्थ केयर फ्री दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये जो काम ऑलरेडी हो गया
उसको दोहरा के गारंटी के रूप में देना कोई मतलब नहीं रखता। और एक प्रकार से गुजरात की जनता ने वो दिन भी देखे हैं जब बिजली ना के बराबर मिलती थी, किसानों को नहीं मिलती थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी। यहाँ के खेडूतों ने बड़ा संघर्ष किया है और वो संघर्ष कोई भूला नहीं है। यहाँ के खेडूतों ने वो दिन देखे हैं कि कभी खाद नहीं समय पे मिलती थी। यहाँ के व्यापारियों ने वो दिन देखे हैं कि फैक्ट्री लगा लो लेकिन फैक्ट्री में बिजली नहीं आती थी। अब जो 20, 21, 22 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात से नाता रहा है, पहले मुख्यमंत्री के नाते, फिर केंद्र में प्रधानमंत्री के नाते, आज गुजरात ने हर घर, हर गांव, हर गली, हर खेत तक 24 घंटे बिजली का स्वाद लिया। आज जो असंभव लगता था कि पानी हर गांव और हर खेत तक पहुंच जाएगा, आज खेत खेत तक पानी पहुंच गया है। यहाँ तक कि सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, हर इलाके में आज पानी नर्मदा से पहुंचा है। और कांग्रेस ने, अन्य अन्य दलों ने हर संभव कोशिश की, एनजीओज ने हर संभव कोशिश की कि गुजरात के विकास को रोका जाए। केंद्र सरकार जब विपरीत थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के गृह मंत्री अमित शाह जी को परेशान करने का यथासंभव योजनाएं बनाई। लेकिन इनको जो गुजरात के लोगों के प्रति प्रेम है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो निष्ठा है, जो कर्तव्य भावना से उन्होंने गुजरात की सेवा की है, मैं समझता हूं गुजरात का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के दिल को उन्होंने छुआ है। महंगाई और बेरोजगारी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार विपक्ष उठा रही है और आप पर तंज कस रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि गुजरात हो या देश की जनता हो, वो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, मुझे लगता है हमारे लोग अभी तक भूले नहीं हैं कि आज से 10-12 साल पहले तक, और मैं समझता हूँ 2013 तक, जो महंगाई की दर लगभग डबल डिजिट इस देश ने स्वीकार कर ली थी। 10-12% महंगाई हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं सोचती थी, 10-12% महंगाई तो आम मानी जाती थी। औसत महंगाई उन दिनों में 8.5-9% होती थी जब यूपीए के पिछले 10 साल गए। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उसके बाद 2014-15 में पहली बार देश के इतिहास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया गया कि ये उनकी प्राथमिकता रहेगी कि उन्होंने महंगाई को 4% ±2% पे रखना है, 2 और 6 के बैंड में रखना है। ये पहली बार हुआ देश के इतिहास में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार की हर कदम उठाया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग डेली मॉनिटर करते हैं कि सामान्य व्यक्ति के जीवन की जो डेली इसेंशियल्स हैं उसके प्राइस मूवमेंट्स क्या है, और उसके हिसाब से सरकार भी अपने फिस्कल पॉलिसीज एडजस्ट करती है। रिजर्व बैंक भी कठोर कदम उठाता है, और दोनों मिला के, फिस्कल, मॉनेटरी, दोनों पॉलिसीज मिला के, मैं समझता हूं गत आज 8.5 वर्षों में महंगाई की दर जो सामान्यतः डबल डिजिट रहती थी, 4-4.5% पे औसतन आ गई है। आज की परिस्थिति एक विशेष है, और उसमें भी अधिकांश कोविड तक हमने इसको संभाल लिया, लेकिन जो युद्ध हुआ, और युद्ध के कारण अब फर्टिलाइजर को ले लीजिए, फर्टिलाइजर की कीमतें 10 गुनी हो गई हैं, लेकिन हमने खेडूत के ऊपर, किसान के ऊपर वो बोझ नहीं आने दिया। केंद्र सरकार ने लगभग 2.25 लाख करोड़ अपने बजट पे ले लिया, पर किसानों को खाद सुरक्षित रूप में, आज पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है खाद की, भारत में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। उसमें हमारे मित्र मनसुख मांडविया जी ने जिस प्रकार से फर्टिलाइजर की मैनेजमेंट की, ये वास्तव में तारीफें करने लायक काम है। जिस प्रकार से नैनो फर्टिलाइजर का डेवलपमेंट किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक नया प्रयोग था, पर मोदी जी इनोवेशन और नए प्रयोग को लगातार समर्थन देते जाते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे नैनो फर्टिलाइजर हो, अलग अलग प्रकार से वो रिसर्च को बहुत प्राथमिकता देते। तो मैं समझता हूं महंगाई आज भी, अब पिछले महीने से घट गई है, सितंबर से अक्टूबर में महंगाई घट के अभी 6.8% आ गई है।
आप नवंबर के आंकड़े देखोगे और घट जाएगी और 2-3 महीने में अपने वो लेवल पे आ जाएगी, जबकि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जो विकसित देश है, आज यूके की महंगाई की दर आई है 11%, वहां साधारणतः क्या रहती थी 1-1.5%। अब आप सोचिए 1-1.5% तो 11% होगी। अमेरिका की साधारणतः 1 से 1.25%, 2% मैक्सिमम गई होगी, उनके यहाँ 9% तक गई, 10% तक गई। भारत जहाँ डबल डिजिट होती थी वहां आधी रह गई।